लास्ट क्लास में मैं आपको देखिए बता रहा था कि जो आपका फोन होता है, आपके फोन में जो है डिफरेंट डिफरेंट आईसीज आपकी लगी हुई होती है नेटवर्क सेक्शन में। ज्यादातर बेसिकली आपको जो है तीन आईसी कॉमनली आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से जैसे अभी आपके 4G फोन है तो उसमें एक तो आपकी 4G आईसी होती है, एक 2G 3G आईसी होती है आपकी, और एक जो है 2G आईसी होती है। सबके देखिए अपने अपने काम है, कोई ऐसी ऐसी दी है कि जिसका कोई काम ना हो। इसी के साथ ही मैंने आपको दो स्विच भी बताए थे कि दो इसमें स्विच भी होते हैं लगे हुए। एक होता है इसमें आपका डाइवर्सिटी रिसीव स्विच, एक होता है इसमें आपका प्राइमरी रिसीव स्विच। डाइवर्सिटी रिसीव काम करता है आपके कॉलिंग के दौरान जब आप कॉलिंग करते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी रिसीव स्विच होता है आपका, वो आपका काम करता है कि जो आपका नेटवर्क अलग अलग एरिया में जब आप जाते हैं उनको नेटवर्क को अपने आप ऑटो सेट करने का, जिसे जो है मतलब ऐसा ना हो कि आपको फोन नो सर्विस दे दे। इसके बाद मैंने आपको बताया थे आपके फोन में बैंड फिल्टर्स होते हैं लगे हुए। बैंड फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि देखिए एक कोई एक मतलब रास्ता है। एज एन एग्जांपल जैसे कि आर आर्मी की ट्रेनिंग होती है आपकी, तो वहां पे उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि भाई आपकी 6 फीट हाइट होनी चाहिए। अब वहां से आएंगे तो सारे लगभग कोई 5.5 का, 5.8 का, 5.9 का, लेकिन वो फिल्टर सिर्फ फिल्टर करेगा जिनकी हाइट जो है 6 फीट है। उसी तरीके से अब आपके बैंड फिल्टर होते हैं। अगर आपका बैंड फिल्टर कोई B3 का है तो उससे वहां से आएंगे तो उसके पास सारी, लेकिन आगे फिल्टर करके किसको पास करेगा, जिसका स्पेसिफिक है। तो बैंड फिल्टर बेसिकली ये रोल आपका प्ले करते हैं। अब देखिए जो आपके बैंड फिल्टर होते हैं ये जो है आपके डाइवर्सिटी रिसीव स्विच में भी होते हैं लगे हुए, और जो प्राइमरी रिसीव स्विच है वहां पर भी होते हैं आपके लगे हुए। देखो बात ऐसी है कि देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी नेटवर्क सेक्शन को ओपन कर लूं, चलिए नेटवर्क सेक्शन को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। सर Redmi 6 Pro करो ना, मेरे पास में फोन है। कोई बात नहीं, 6 प्रो भी कर लेंगे। अभी पहले थोड़ा सा समझिए। अब देखिए कोई भी आपकी आईसी हो, आपकी आईसी को ज्यादा सबसे ज्यादा किस किस चीजों की जरूरत है, सबसे पहले तो देखो उसको वोल्टेज की ही जरूरत होगी। बाकी चीजें तो खैर बाद की बात है। तो सबसे पहले तो उसको वोल्टेज ही चाहिए। फिर वोल्टेज के बाद आपके, अब ऐसा भी नहीं हर आईसी की जो अपनी स्पेसिफिक एक वोल्टेज होती है। जैसे मैं कल डेमो क्लास में आपको बता रहा था कि ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक ही वोल्टेज पे जो आपके सारी आईसी चल जाएं। तो उसी तरीके से अगर आप देखो इस आईसी ये जो आपका यहाँ पे 2 GPA लगा हुआ है आपका, यहाँ पे इसको जो जरूरत पड़ रही है वोल्टेज को, जो इसकी वर्किंग वोल्टेज है वो आपकी वीपीएच पावर। हालांकि इसके साथ में इसमें एक वोल्टेज और आती है जिसको हम आईओ वोल्टेज बोलते हैं। अगर देखिए आपकी जो है ये जो आईओ वोल्टेज होती है, हाँ, ये दो जगह से आ सकती है। या तो आएंगे आपकी पावर आईसी से, या फिर आएंगे इस आपके एपीटी मॉड्यूल से। ये एपीटी मॉड्यूल बेसिकली क्या है आपका कि यहाँ पे वीपीएच को तो लेगा और 1.8 को आउट कर देगा। ये आउट कब कर देगा, जब जो है इसकी जरूरत होगी आपके। इस तरह का एक छोटा सा एपीटी मॉड्यूल होता है आपका, जो आपके वीपीएच को 1.8 में कन्वर्ट करता है। अब जहां जहां पे भी आपका जो है 1.8 होगा तो वो दो जगह से आ रहा होगा। या तो अगर आईओस पे लिखा हुआ है तो फिर तो जो है वो आपका पावर आईसी से आएगा। आईओ नहीं है तो फिर ये एपीटी मॉड्यूल उसको जनरेट करके देगा विद द हेल्प ऑफ वीपीएच पावर। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक एंटीनेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक एंटीनेस में यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एंटीना, तो ये है यहाँ पे आपका जो आपका डाइवर्सिटी रिसीव स्विच है। ये डायरेक्टली आईसी से यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसमें आईसी फिलहाल लग नहीं रही। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका 2 GPA। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ये है 2G 3 GPA। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ये है आपकी एक WTR आईसी जो आपकी 4G आईसी होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सब है आपके बैंड फिल्टर। और एक चीज और मैं इसमें आपको बता करके चलूं कि ये जो आपको सिल्वर सिल्वर से दिखते हैं, तो बात ऐसी है कि ये ज्यादातर आपके 4G के होते हैं। जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ये ज्यादातर आपके 2G 3G के होते हैं।
चलिए तो थोड़ा सा जानते हैं, इसकी ट्रेसिंग फिर करेंगे। तो जो लंबी आईसी आपने बताई वो कौन सा है, 2G टू जी 3G थ्री दोनों है? जी पी है, 2G 3G वो काम करता है आपके MB और HB बैंड पर। जो LB बैंड है वो तो आपके फिल्टर हो जाते हैं इसी से, जो 2G है आपका। लेकिन जो 2G के आपके MB बैंड्स हैं और आपके HB बैंड्स हैं वो इससे फिल्टर होते हैं। फिर ये सारी लाइंस आपकी जाती हैं जितनी भी फ्रीक्वेंसी फिल्टर की, इस WTRIC के पास। ये फिल्टर करता है ओनली जो आपके HB बैंड्स होते हैं, हायर बैंड्स। तो देखिए इसका हम नेटवर्क सेक्शन जरा ओपन करते हैं तो आपको जो है समझ में आएगा कि कौन कौन सी इसमें प्राइमरी रिसीव आईसी है और कौन सी इसमें जो है आपकी डाइवर्सिटी रिसीव आईसी है, कितनी उसमें वोल्टेज बनती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। सारे जो है इसमें हम प्रॉब्लम भी देखें कैसे कैसे जो है प्रॉब्लम आ जाती है। सर एपीएफ आईसी जब अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाएगा? कौन सी आईसी? एपीएफ जो 1.8 जो कहीं निकलता है अच्छा, नेटवर्क तो उसको तो कहीं और एपीटी। उसको तो दूसरी जगह से भी आप बाईपास कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो आपकी ना हो तो आपका काम नहीं बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा आप यहाँ जी पर, जैसे देखो मान के चलते हैं हम, ठीक है। इसका मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन भी ओपन कर लेता हूँ। इसका जो आपका बोर्ड भी दिख जाएगा। देखो कल मैंने आपको, जो लास्ट हमारी नेटवर्क की क्लास हुई थी, तो उसे मैंने आपको एक चीज बताया था। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी एक बैंड फिल्टर को ले लो, किसी को भी उठा लो आप, जैसे कि अब हमें नहीं पता कि भाई ये किस चीज के लिए काम कर रहा है, किस चीज के लिए नहीं। लेकिन अगर देखिए आप इसकी थोड़ी सी डिटेल निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बैंड फिल्टर है किस चीज के लिए काम कर रहा है। तो लेआउट में चलिए देखिए, ये है यहाँ पर एक बैंड फिल्टर आपका लगा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और इसको जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे किधर गया, ये है आपका, इधर आईसी में आ रहा है, कौन सा है, बैंड 41। तो ये आपके अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि LB के लिए काम कर रहा है, MB के लिए या HB के लिए? सर एचबी के HP। कौन कौन सी सिम को कंट्रोल कर रहा होगा? जियो को। जियो को भी कर सर रहा होगा, एयरटेल को भी कर रहा है, जिसमें भी आपका बैंड 41 आता है उन सबको कर रहा होगा कंट्रोल, ठीक है ना। जी सर। उसी तरीके देखो इस बैंड फिल्टर की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे आपका दे रखा है, तो ये जो बैंड फिल्टर है ये किसका है आपका, बैंड 40 का। और बैंड 40 आपका LB होता है, HB होता है या MB होता है? HP। HB है। कौन कौन सी में कंट्रोल करेगा? जो 4G सिम है आपकी, जैसे एयरटेल जियो इन सब में आएगा, जिसमें भी आपका बैंड 40 है तो उनको करेगा आपका सपोर्ट। चलिए अब देखो जितनी भी यहाँ पे आईसीज आपकी होती हैं, तो हर किसी आईसी को जो है एक स्पेसिफिक वोल्टेज की जरूरत होती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करते हैं कि भाई इसमें जो है आपका प्राइमरी रिसीव स्विच कहाँ पर है। चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे तो पता है इसका प्राइमरी रिसीव स्विच कहाँ है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए देखने में तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन और यहाँ पे लेकिन जो आपका प्राइमरी रिसीव स्विच लगा हुआ है वो ये है, यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है। इसको पहचानोगे कैसे? अब बात आती है कि इसको पहचानोगे कैसे, ये तो ये भी देखने में ऐसे ही लग रहे हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं। ये है आपका U3409। इसको पहचानने का देखो बड़ा आसान सा तरीका है इस प्राइमरी रिसीव को पहचानने का।
कि इसमें यहाँ पर जो है आपके बैंड सिलेक्टर्स होंगे और ये बैंड सिलेक्टर्स की लाइन ये आपकी डायरेक्टली सीपीयू में जा रही होगी। दूसरा इसको पहचानने का तरीका कि एक जो है इस पे आपकी VDD RF वोल्टेज भी आ रही होगी। तीसरा तरीका इसको पहचानने का कि इसके साथ जो है मल्टीपल बैंड यहाँ पे आपके जुड़े हुए होंगे, जैसे कि आपके PRX 34 39 बैंड 2 और इसके साथ में आपके अलग अलग और इसके साथ यहाँ पे बैंड जुड़े हुए, जैसे कि आपने MB बैंड है। तो एक तरीका इसको जो है ये है आपका यहाँ पे पहचानने का। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, RF SP3T RF 1628, इसका कोई मतलब बताएगा क्या मतलब है इसका पूरे का? रेडियो फ्रीक्वेंसी सिंगल पोल थर्ड थ्रो रेडियो फ्रीक्वेंसी 168। जैसे आपका देखिए SPDT स्विच होता है, SPDT स्विच का मतलब बेसिकली क्या है कि वो आपके एक ही जो आपका की है, यानी कि एक जो आपका स्विच है उसमें इस तरीके की एक की होता है निकला हुआ, यहाँ से देखा होगा आपने इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 3 होती है लाइन। तो इसमें जिसको भी इससे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि इससे यहाँ पर ये इसका की होता है, तो इसी से चाहे तो हम इस 2 लाइन को जोड़ दें, फिर इसको हटा करके चाहे इस 2 को जोड़ दें, तो ये मल्टीपल स्विच के लिए काम करता है। अब वही चीज आपका यहाँ पर आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका SP3T, तो ये भी यहाँ पे एक स्विच की तरह ही काम करता है। पहचानने का इसका सिंपल सा तरीका कि ये एक तरीके की आपकी आईसी है और मल्टीपल जो है इसके बैंड्स इसके साथ में यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। तो ये तो बात हुई PRX की। अब देखो इस पे यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी आपकी बनती है। वोल्टेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे दे रखा है आपका VDD RF स्विच, एक इसके साथ में यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है। तो इसको यहाँ पे अगर हम कॉपी करें और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो C3448, तो C3448 ये कैपेसिटर है आपका, ये वाला जो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है। इस कैपेसिटर पर यहाँ पर इस PRX स्विच की वोल्टेज बननी चाहिए। वोल्टेज कितनी हो सकती है वो जो है आपको अभी देख के लग जाएगा पता। तो प्राइमरी स्विच की बात हुई। एक्टिव कब होता है, जब आपका फोन ऑटोमेटेड स्टेट में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपका फोन जो है वो आपने मैनुअल कर रखा है तो फिर इसका काम नहीं होता। इसका मैंने आपको काम बताया था कि भाई इसका जो काम होता है कि जहाँ पे इसको लगता है कि भाई जहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ये अपने आप उसको शिफ्ट मार देगा यहाँ से विद द हेल्प ऑफ CPU। तो ये तो हो रहा है यहाँ पे आपका प्राइमरी रिसीव स्विच। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आईसी दिख रही है BQ टाइप की, इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी रिसीव स्विच। अब इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा आप। ये देखिएगा आप U3, तो क्या ये होगा, ये तो नहीं है भाई क्योंकि वो ओनली U3 है। यह है आपका U3 408, तो यहाँ पे U3 को पकड़ो, U3 कहाँ पर है, ये है U3। देखो इसको पहचानने का तरीका, इसमें भी आपके बैंड सेलेक्टर लगे हुए हैं आपके, जो आपके डायरेक्टली किससे जुड़े हुए होते हैं, CPU के साथ में। तो जहां पर भी आपका कोई स्विच लगा हुआ होगा उसके साथ में यहाँ पे इसके बैंड सेलेक्टर भी जरूर होंगे। पहली बात तो आपकी ये है। एक जो है इस पे वोल्टेज आपकी आएगी, वोल्टेज कहाँ पर आनी चाहिए आपकी, ये आपका C3505। अब देखो मैं थोड़ी सी इनकी वोल्टेजेस के बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये है आपका 3505, यानी कि ये वाला कैपेसिटर होगा आपका, इस कैपेसिटर से जस्ट नीचे ये वाला कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर इस DRX स्विच की जो है वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए लगभग आपको जो है 2.8 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। जब तक जो है आपने कॉल ना की हो, पहली बात में आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना, जब तक आपने यहाँ पे कॉल ना की हो तो ये यहाँ पे 2.8 वोल्ट जो है आपकी फ्लक्चुएट करती रहेगी। उसका फ्लक्चुएट करना यहाँ से जरूरी है 2.8 वोल्ट।
इस जगह पे वो फ्लक्चुएट होती रहेगी आपके, और यहाँ पर भी आपके 2.8 फ्लक्चुएट होगी, और इस प्राइमरी रिसीव स्विच पे भी जो है आपकी 2.8 फ्लक्चुएट होनी चाहिए जब आपने कोई कॉलिंग ना की हो। बट जब आप कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर ये 2.8 वोल्ट स्टेबल हो जाने चाहिए आपके, जो आपकी इसकी ओके की कंडीशन है इस पर भी, और जो है आपके यहाँ पर भी जो आपका प्राइमरी रिसीव स्विच है, सॉरी ये डाइवर्सिटी रिसीव स्विच है, तो यहाँ पर भी जो है आपके 2.8 वोल्ट जो है स्टेबल हो जाने चाहिए। और अगर आप वैसे देखोगे, आप जब तक आपने कॉल नहीं की तो ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे आपके, जैसे आपके 1.8 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेंगे आपके। तो यहाँ पे भी हमें इन दो स्विच का जो है पता चला है यहाँ पर, ठीक है। अगर देखिए ये स्विच काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वोल्टेज भी आएगा और फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होंगे आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिएगा ये है आपके 2G RF आपका, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये जो 2G RF है आपका, इसका काम देखिए ऐसा नहीं कि भाई ये जो है इससे पास सिर्फ आपके 2G फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पास तो सारी होती हैं। फिर वही एग्जांपल है जो मैंने आपको आर्मी का दिया वहां पर, कि ये जो काम करेगा वो सिर्फ काम करेगा आपके जो 2G के LB बैंड से, बाकी जितना मटेरियल होगा इसके पास यहाँ पे ट्रांसफर मारेगा जो आपका 2G 3GP है। अब ये यहाँ पे फिल्टर करेगा MB और HB बैंड्स को, जो 2G के MB और HB बैंड्स है। इसके पास जो बाकी का वेस्टेज मटेरियल बचा वो है WTR के पास भेजेगा। अब ये अपना इसमें से छांट लेगा। ये छांटेगा क्या, जो इसके 4G बैंड्स के यहाँ पे HE बैंड्स हैं। अब यहाँ सबके मिला करके इसने यहाँ से फिल्टर करके इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर ये सारा का सारा डाटा जो है आपके CPU को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से पूरी एक सीक्वेंस इसकी चलती है। अब देखिए इनको काम करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है। जैसे कि आपका प्राइमरी रिसीव स्विच है, ये आप यहाँ पे आपके 2.8 आनी चाहिए, डाइवर्सिटी रिसीव पर 2.8 आनी चाहिए। उसी तरीके से जो आपके 2G RF है, यहाँ पर भी आपकी कुछ वोल्टेज होनी चाहिए। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर इस आईसी पर हम इस आईसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तो आपकी VREG L5 वोल्ट है, जो कि है आपकी 1.8 वोल्ट। ये जो L5 है, या तो मैं जैसा आपको बताया कि या तो आएंगे PMIC से या फिर आपकी APT मॉड्यूल से, दो इनके सोर्स होते हैं। इसको चेक कहाँ पे किया जा सकता है, आपका एक कैपेसिटर यहाँ पे दे रखा है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट अगर कर देते हैं तो ये है आपका C3309। तो लगभग आपका मेरे ख्याल से ये कैपेसिटर होना चाहिए यहाँ पर 4th नंबर पर। ये 4th नंबर पे जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पर जो है इस पे 1.8 वोल्ट आनी चाहिए। एक तो 1.8 वोल्ट यहाँ पे आना इसका इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर जो है आपका वी बैट, यहाँ तो वी बैट लिखा है, ये VPH यहाँ पे आना इसका जरूरी है, यानी कि दो ये तो इसकी वोल्टेजेस रही। इसके साथ में दो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन और होती हैं आपकी, वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपके क्लॉक और डेटा की, अगर ये लाइन आपकी मिस हो जाए तो तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो ये वाला सिंबल आपने जरूर देखा होगा, वाकिफ होंगे इस सिंबल से, आता है और चले जाता है, देखा है। वो आपका होता है जब ये क्लॉक लाइन जी डिस्टर्ब सर। होती है आपके, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी जो आपके यहाँ पे होनी जरूरी है। अब देखिए इस आईसी का पता कैसे किया जाए आपका, कि अगर ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, कैसे किया जाए पता। एक तो यही वोल्टेज है आपकी, चलो वोल्टेज से तो ये पता नहीं चलता कि भाई ये सही काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर आपको इसको पता करना है ना कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या CPU से क्लॉक बनना है इस आईसी के लिए, ठीक है। अगर आपका क्लॉक बनना होगा तो उससे भी कंफर्म नहीं होता कि ऐसे काम कर रही है नहीं। यहाँ पर आपकी एक डाटा की पिन है,
ये डाटा की पिन आपको ये कंफर्म करा देगी कि क्या ये आईसी काम कर रही है नहीं कर रही है। कैसे कराएगी कि सबसे पहले तो यहाँ से 1 बिट की सीपीयू कुछ डेटा इसको भेजेगा। अगर इसने रिसीव यहाँ से कर लिया तो 1 बिट डाउन करके ये वापस से सीपीयू को भेज देगी। अब ये जो ये यहाँ पे डाटा भेजेगी ना, ये आपको डीएसओ में ऐसे दिखेगा, यहाँ से इस तरीके से कुछ नॉइस नॉइस सा, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, मतलब ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईसी जो है डाटा रीड राइट कर रही है यहाँ पर। अगर ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए आपका तो फिर ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा की लाइन में कुछ हो ही नहीं रहा। इसको मल्टीमीटर से कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते सर? नहीं, मल्टीमीटर से कुछ नहीं आपको पता चलेगा ये, क्योंकि देखो ये है आपकी इंडिपेंडेंट लाइन। यहाँ पे एस तो नहीं आपको दिख रहा, अगर एस होता तो फिर आपकी सीरियल हो जाती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है आपकी उसमें पुल अप रजिस्टर की जरूरत नहीं होती आपकी। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखो तो ये तो वोल्टेज भी आपको लगभग 0.3 से लेके 0.7 वोल्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करोगे डीएसओ पे तो वो आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो है आपकी 2GPA है, इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या रही, एक तो क्लॉक कोर डेटा और साथ में 1.8 IO और जो है आपका VPH। वही सेम आपका ये जो आपका 2G 3GPA होता है सेम इसका होता है आपका। अगर देखिए इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो सेम ही होता है इसका भी, इसमें कुछ फर्क नहीं होता। एक तो क्लॉक डेटा इसका इंपॉर्टेंट जैसे उसमें था, VPH पावर इसके पास आना जरूरी, और एक आपका L5। अब देखो L5 इधर भी है और आपका L5 वहां भी था, तो क्या इसको जंपर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही एलडीओ का आउटपुट है। इट मीन मतलब कि अगर आपके 2GPA पे वोल्टेज ना आ रही हो और इस पर आ रही हो तो आप यहाँ से जंपर उठा करके वहां पर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एलडीओ का आउटपुट है। वहां भी L5 था, इधर भी L5 है। अभी देखो इसको देखा कहाँ जा सकता है? साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सर। ऐसा ना कहा करो। देखो अब इसको 1.8 कहाँ पर आपका देखा जा सकता है? क्या यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर के ऊपर एक कैपेसिटर है, इस पर जो है आपके इस 1.8 को देखा जा सकता है। ये तो देख रही इसकी VPH की लाइन जो आपकी 3.7 से 4.2 है। इसके ऊपर देखिए जो है आपको दो कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहे हैं, सॉरी दो तो नहीं है, सिंगल जो कैपेसिटर है इस पे आपकी 1.8 आनी चाहिए। क्लॉक और डेटा के रजिस्टर ये हैं, ठीक है ना, जो क्लॉक और डाटा के रजिस्टर आपको दिख रहे हैं वो ये हैं। यहाँ पे आप क्लॉक और डेटा को चेक कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी आपको चेक करके। तो इसकी वोल्टेज इसका भी हमें पता चल गया, इसका भी पता चल गया, प्राइमरी रिसीव का भी पता चल गया, DRX का भी पता चल गया। अब मेन बचती है आपकी WTRIC, इसको अब पकड़ते हैं यहाँ पर। WTR की सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइन है वो मैं आपको बता करके चलता हूँ। एक मिनट का मुझे बस टाइम दे। सर अपना ऑफलाइन क्लास का कैसा रहेगा सर? ऑफलाइन क्लास 15 से स्टार्ट है भाई। हाँ, उसका फीस कितना हुआ सर? परमासर से एक बार आप बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। भाई बस 2 मिनट का टाइम दे यार, इस फाइल को जो है मैं एक्सट्रैक्टिंग पे लगा देता हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, मैं आज साथ में आपको पढ़ाता भी रहूंगा। हेलो, जी बोलिए। अश्विनी सर नमस्कार। संजय बात कर रहा हूँ हाँ अहमदाबाद बोलिए गुजरात से। बोलिए संजय जी। हाँ सर, बोर्नियो का हो गया एक्टिवेशन सक्सेसफुली। थैंक यू आपको और परमाकर सर दोनों को। अच्छा चलिए, बहुत वेलकम आपका। तो परमासर ने आपको प्रोवाइड कर दिया था?
कर दिया सर, अभी बस जस्ट 8:30 बजे ही हो गया सब, क्योंकि आज वो चलिए। क्या लास्ट डेट था ना 12+3 का, इसलिए सर, हम्म। है ना सर। ओके, चलिए थैंक यू ठीक सर। है, ओके। और किसी भाई का, भाई जो यहाँ तक डाउट हो, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं इसको फाइल को एक्सट्रैक्टिव पे लगा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कुछ आपका HDR डाउट का हो तो भी पूछ लीजिए। HDR का बता दो। HDR के भी सर इसको प्रैक्टिकल करवा देना थोड़ा हमारे। HDR में बता दूंगा HD आपको अभी, वो भी सारा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। और MT सर के भी थोड़ा कर सो। हाँ जो सबसे कोई ज्यादा बात कहाँ नहीं। से आता है? देखो भाई, बात देखो प्रैक्टिकल होगा ऐसी तो होती है। देखो आईसी तो आपके, अगर आप देखोगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैं, बहुत सारी होती हैं आपके आईसी। अब देखो ऑनलाइन क्लास में मतलब आपको जो है एक तरीका बता दिया जाता है कि भाई इस तरीके से जो है आपको ट्रेसिंग करनी है। अब मान लीजिए अगर ये आप कहें मुझे कि भाई A to Z जितनी भी जो है आपके आईसी हैं उन सब के आप डाटा शीट बताएं, तो वो तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी जितना में से होता है उतना तो मैं आपको बताता ही हूँ। ये सर एक ही बोर्ड पे होना अभी तक अपना मुश्किल। सर मेथड तो वही होगा ना। हाँ मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई ये आईसी जो है इस तरीके से काम करिए, अब उसी को कॉपी कर, जैसे मैं पावर आईसी बताता हूँ आपको, तो मैंने बताया वो वहीं पे खत्म मत करो मेरे भाई। उसमें आप क्या करो कि उसको उसी बेस पर आप जो है मतलब और ट्राई करके देखिए, मतलब जो और इसके साथ की आईसीज हैं उन पे जो है थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाएंगे तो आपको उनके भी साथ में पता चल जाएगा। तो ये चीज होती है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप कुछ करते हैं, चलिए। तो देखिए अब हमारी बच रही थी यहाँ पर एक WTR आईसी। अब देखिए जो WTR आपकी यहाँ पे आईसी है, इम्पोर्टेंट आईसी है। और आईसी देखो, एक मैं और आपको यहाँ पे बात बताऊं, PRX खराब हो जाए नो सर्विस नहीं आएगा, DRX खराब हो जाए नो सर्विस नहीं आएगा, 2GPA हो जाए खराब नो सर्विस नहीं आएगा, एक आधा कोई आ जाएगा उसमें आपका, या फिर इमरजेंसी देता रहेगा। आपका 2G 3G हो जाए तब भी सेम। लेकिन अगर ये आपकी WTR खराब हो गई ना भाई, तो डायरेक्ट नो सर्विस मारेगी, डायरेक्ट नो सर्विस आपका फोन। अब तो इसका यहाँ पे क्यों, ये देखो डायरेक्ट नो सर्विस करने की भाई बात भी जायज है। वो क्यों है? क्योंकि ये सबसे मटेरियल उठा रही है, सारी चीज, सारी आईसी का डाटा इसके पास है, और ये आगे डाटा ट्रांसफर कर रही है फिर सीपीयू को। अब मान लो अगर यही मेन हेड आपका खराब हो जाए, जो आपका हेड है इसमें, तो फिर आगे की तो फिर नेटवर्क का सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इस WTR सर एक आईसी में यहाँ मिनट, पे भाई माइक वाइक का ध्यान दे थोड़ा। इन एक बात नहीं है हाँ सर। बताइए बताइए। बोल रहा हूँ सर कि TRX का जो सप्लाई आता है हम्म। वो डायरेक्ट कहाँ से आता है सर? ये आपका आता है, वहां पे लिखा हुआ था आपका VDD, तो ये आपकी उससे आएगी, पावर आईसी से। और ऐसे से आती है ना? हाँ पावर आईसी से आएगी इसकी। जैसे एक मेरे पास नोट 5 प्रो सेट था, हम्म। जो TRX आईसी है वो पूरा वो जल गया था, अच्छा और सिर्फ उसके बाद अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसको आप एक बार दिखाइएगा फिर मैं ठीक है। बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आपकी चीज है, एक जो है यहाँ पर आपका यहाँ पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्लॉक यहाँ पे आना जरूरी है। कौन सा क्लॉक है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्लॉक। एक क्लॉक होता है जिसको आपको सीपीयू जनरेट करता है, एक क्लॉक होता है जो क्रिस्टल की हेल्प से आपका जनरेट होता है। जो आपका क्रिस्टल की हेल्प से जनरेट होगा वहां पे आपको एक्स लिखा दिखाई देगा, क्योंकि एक्स जो डिनोट करता है वो इस चीज को डिनोट करता है जहाँ पे आपका जो है क्रिस्टल होता है। समझ गए ना बात को? अब देखो जो ये आपका क्रिस्टल क्लॉक है, यहाँ पर आपके 1.8 वोल्ट यहाँ पे बनने चाहिए। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर आपके 1.8 आने जरूरी है, और जब तक आप कोई कॉलिंग ना करें ये फ्लक्चुएटिंग होंगी आपकी। इसको यहाँ पर इस रजिस्टर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है भाई, इसको वो मत समझ लेना वोल्टेज। लेकिन ये आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज दिख जाएगी, होती है फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है आपका क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज आपके। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो क्रिस्टल क्लॉक कहाँ से आती है? ये आती है आपकी PM से।
जो आपकी पीएम आईसी, और पीएम के पास कहाँ से आती है, जो यहाँ पे आपका क्रिस्टल होता है लगा हुआ। अब देखिए जितनी फ्रीक्वेंसी का एक क्रिस्टल होगा ना यहाँ पे लगा, मान लीजिए आपका 20 किलो हर्ट्स का है ये आपका, तो सेम यही फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे मिलेगी आपको 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, तो यानी कि एक ही क्रिस्टल से आपकी WTR भी जो है ऑपरेट हो रही है और आईसी भी जो है ऑपरेट हो रही है। बहुत बार आपने ये चीज देखी होगी, बहुत बार देखी होगी आपने कि वहां पे आपकी वोल्टेज ही बननी होती है फिर भी नो सर्विस। तो आप कभी इस चीज को चेक नहीं करते। ये यहाँ पे क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज, इसको देखा कहाँ पे जा सकता है, देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है, इसमें इस कैपेसिटर के ऊपर, यानी कि इस रजिस्टर पर, इस रजिस्टर पर इसको देखा जा सकता है। वोल्टेज 1.8 और ये जो है फ्लक्चुएटिंग होंगी आपके। उसके बाद सेम चीज आपके क्लॉक और डेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। अगर किसी वजह से आपका क्लॉक और डेटा में प्रॉब्लम होगी तो तब भी आप किस तरह की देखो क्लॉक अगर डेटा में प्रॉब्लम हो गई ना, तो आपकी बहुत सी बार ऐसा होता है आपकी, क्योंकि क्लॉक डेटा से ही पता चलता है सीपीयू को कि भाई ये जो WTR आईसी है इसके साथ लगी हुई है नहीं लगी हुई है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आपका सेंड कर दिया है आपकी। फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि क्लॉक आपके 1.8 बनती ही नहीं है आपकी। 1.8 कब बनती है आपकी, आपकी पावर आईसी से बनती है। वो कब बनेगी आपकी, जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा सीपीयू को कि भाई वहां पे WTR लगी हुई है, तो वो फिर आगे सिग्नल देगा आपकी पावर को, तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगी। तो इसलिए ये क्लॉक और डेटा की लाइन जो है आपकी सही होना बहुत जरूरी है। किसी वजह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो तब भी आपकी ऐसी दिक्कत करेगी। दूसरा फिर इसमें आपकी क्या जरूरत है आपकी, एक होती है इसमें वोल्टेजेस। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी L1 की वोल्टेज जो 1.0, एक होती है आपकी L4 LDO4 की वोल्टेज 1.8। ये दोनों जो वोल्टेज हैं इसकी यहाँ पर बनती हैं। देखिए यहाँ पे जो एक कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये L1 है 1.0, और एक कैपेसिटर यहाँ पर आपका ये है L4 1.8 आपका। तो जो ये यहाँ पे 1.8 है आपकी, ये भी फ्लक्चुएटिंग होती है। जब आप जो है कॉलिंग करेंगे तो स्टेबल हो जानी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है आपको, इस पर आपकी कोई भी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे 1.0 वोल्ट बन जानी चाहिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। और इस रजिस्टर पर यहाँ पे 1.8 वोल्ट होने चाहिए। अगर आपका सिम नहीं लगी हुई या फिर आपका फोन आपने किसी को कॉल वॉल नहीं की, तो ये फ्लक्चुएटिंग होगी, ये भी फ्लक्चुएटिंग, ये 2.8 ही फ्लक्चुएटिंग, सॉरी 1.8 ही फ्लक्चुएटिंग। और जो है आपके प्राइमरी रिसीव और डाइवर्सिटी रिसीव के जो स्विच हैं, उन पे जो भी 2.8 आएगी ये भी फ्लक्चुएटिंग होनी चाहिए। जो 1.8 आपका आयो वोल्टेज है ये स्टेबल होगा। भाई माइक का ध्यान दे थोड़ा। VPH है ये भी बिल्कुल स्टेबल होगा, चाहे सिम आपके लगी हुई हो या ना लगी हुई, ये दोनों तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके तब स्टेबल होंगे जब आप कहीं कॉल करेंगे या फिर जो आप सिम आपकी लगी हुई होगी। सर क्रिस्टल का 1.8 नहीं आया तो क्रिस्टल खराब समझेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं जैसे बिल्कुल भी समझोगे। अगर क्रिस्टल खराब होगा ना, फिर फोन ऑन नहीं होने का, समझे बात को। इससे आपको ये मतलब लगेगा कि भाई आपकी पावर आईसी आगे आउटपुट नहीं कर रही है, क्योंकि अगर क्रिस्टल खराब हो जाए तो खुद ही, अगर क्रिस्टल ना काम करे तो वो खुद ही कैसे चल जाएगी, समझ गए ना बात को। वो दिक्कत आपकी फिर पावर आईसी की है, ना कि क्रिस्टल की, अगर फोन ऑन हो रहा है तो। चलिए, तो अब थोड़ा सा जो है इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि सारी कंडीशन देखेंगे कि जब आपके फोन में कोई सिम ना लगी हो तो तब क्या क्या होता है, जब लगी हुई हो तब कौन कौन सी वोल्टेजेस बनती हैं, सारी देखेंगे कंडीशंस। सर जी ये वीक सिग्नल किस वजह से होती है? बाद मोबाइल में सिग्नल आते हैं पर वो बहुत वीक सारे आते हैं। सारे बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा टाइम दे बस मुझे आप। सर एक प्रॉब्लम पूछनी थी आपको। हाँ बताइए। सर वो PMIC से 1.8 वोल्टेज नहीं आ रही है तो PMIC 1.8 कौन सी वाली कह रहे हैं? जो वहाँ पे
WTR-IC में जो वोल्टेज जाता है, अच्छा ठीक है। तो वो चेंज करने से सर नेटवर्क आ जाएगा क्या? क्या चेंज करने से, मैं समझा नहीं आपकी बात। PMIC चेंज करने से? नहीं 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 मेरे भाई, बहुत बार आपकी WTR-IC खराब होगी। और सबसे पहले आप इस चीज को देखो, पता दिक्कत क्या होती है, वो वहां पे वोल्टेज क्यों नहीं, आपने ये चीज बहुत देखी होगी कि वहां पर क्या होता है, आपको 1.8 ये मिलेगी नहीं आपको। आपको एक बार जो बंदा नया होगा वो उसको देख के लगेगा कि भाई ये जो है मतलब पावर आईसी खराब है। लेकिन वो पावर आईसी खराब नहीं होती। वो पता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो इसमें क्लॉक और डेटा की लाइन होती है आपकी, जो ये WTR-IC है। मान लो अगर ये WTR-IC यहाँ से खराब होगी तो ये एक्नॉलेजमेंट सीपीयू को कैसे देगी। और जब सीपीयू को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो सीपीयू को तो ये लगेगा कि आईसी वहां पे है ही नहीं आपके, तो फिर ये आपका जो L5 है एलडी उसको एक्टिव ही क्यों करेगा वो आपका। तो जब आपको इस तरह का दिखे यहाँ पे प्रॉब्लम की वहां पे वोल्टेज नहीं आ रही, तो पहला आपको जो काम करना है वो आपको काम करना है कि आप WTR को बदलेंगे पहले, ना कि पावर को। ठीक है अच्छा। जी। सर ये जियो के फोन में जो कम ज्यादा नेटवर्क होते रहता है। अश्विनी सर, हाँ बोलिए। लेकिन अभी तक का जैसे हम एक प्रिंसिपल लेके काम कर रहे थे, हम्म तो उसमें क्या था कि मैं मतलब मैक्सिमम हर किसी का यूट्यूब में भी चलो वीडियो देखा हूँ, कर भी रहा हूँ खुद भी। हम्म। उसमें पहले हम क्या करते थे कि WTR का पहले मतलब नेटवर्क में जो भी हो पहले VPH चेक करते थे, फिर IO 1.8, फिर 1.0। हम्म। ये सारा अगर वोल्टेज सब सही है तब जाके भी नो सर्विस है, तब फिर हम WTR चेंज करते थे, तब हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होता था। लेकिन अभी आपने बोला कि यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं आएगा, ये IO 1.0 ये 1.8, तो कंडीशन फिर बताई मैंने आपको WTR की, ये कंडीशन बताई मैंने आपको संजय जी। एक तो जी कंडीशन ये होती है आपकी कि वहां पे आपको कुछ भी वोल्टेज ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। एक कंडीशन ये भी होती है आपकी कि जब वहां पे आपकी सारी वोल्टेजेस वगैरह होती है, लेकिन देखो मान लो आपकी क्लॉक डेटा की लाइन तो चल रही है लेकिन उसकी कुछ और उसमें प्रॉब्लम है, तो वोल्टेज भी आती रहेंगी आपकी, सब कुछ सही होगा लेकिन वो फिर भी नो सर्विस देगा। समझ रहे हैं ना आप बात को। जी सर। तो ये इसकी कंडीशन होती है आपकी। सर जो जियो के फोन होते हैं उसके अंदर में नेटवर्क कम रनिंग नेटवर्क होते हैं वो इस एपीटी मॉड्यूल की वजह से होते हैं, उसको डायरेक्ट कर दो आप, एक जंपर मार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर कुछ कुछ में एपीडी मॉडल है ही नहीं। जिसमें नहीं होता आप ये देखिए उसमें कि उसमें जो है आपके 1.8 कहाँ से ज्यादातर पावर से आ रही होती है आपकी। तो एक बार पावर अगर आप उसको पावर को रिवॉल्व कर दोगे, उस बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपके कैपेसिटर होते हैं लगे हुए, वो अगर कहीं से आपके शॉर्ट कर रहे हो या फिर जो रजिस्टर उसके बीच में होते हैं आपके लगे हुए, वो कहीं उनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही हो तो तब होता है ऐसा। लेकिन अगर मतलब किसी में जो है आपका एपीटी मॉड्यूल लगा हुआ है तो उसका तो फिर डायरेक्ट ही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सर समझो 1.8 से प्रॉब्लम आता है ना सिर्फ वो। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं, चलिए। हेलो हाँ बताइए। सर, बोल रहा है कि तुम्हारे WTR का वोल्टेज STR से तो अलग होगा। क्या कह रहे हैं। WTR पे सप्लाई आता है सर, जी। तो STR जो आता है सर हाँ नेटवर्क आईसी, उससे अलग ना होगा। नहीं, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके HDR-IC होते हैं वो ज्यादातर उन फोनों में लगते हैं जो आपका डबल वोल्टेज सपोर्ट करते हैं आपके। समझिए ना आप बात को। तो अगर देखो मैं यहाँ पे देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, चलिए आपको। मॉडल बोलिए कौन में लगती है आपके HDR, कोई मॉडल बोलिए। Redmi Note 6 Pro में HDR ही है, Note 6 Pro। Note 6 Pro में कर लेता हूँ। इसमें भी वही है, वैसे VPH IO वगैरह सब। Redmi Note 6 Pro सर, ये तो 6 Pro हो गया है। अच्छा सर मेरे पास एक G2 ही था, उसमें लो नेटवर्क है, तो उसको क्या करना पड़ेगा था? नेटवर्क आ रहे हैं ना उसमें।
नेटवर्क आ रहे हैं ना उसके तनवीर जी उसमें? हाँ सर जी, लेकिन बहुत एक ही पॉइंट आ रहा है, 1-2 पॉइंट। देखो पहले नंबर पे तो चेक करो एंटीने, वो तो एक बहुत बेसिक सी चीज है आपकी, ठीक है। जब इस तरह की आपकी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादा जो आपका 2G 3G आपका एक PFO होता है, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, तो ये ज्यादातर आपका खराब रहता है इस तरह के केसेस में। इसको बदलेंगे तो सोल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, अश्विनी सर, आप बोलिए। ये जो सब पीसीबी से लेके मेन पीसीबी में जो एक नेटवर्क का वो वायर होता है ना सर, जी जी, एंटीना का केबल, ये मतलब ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी दिखाता है, तो ये मतलब इसको ग्राउंड के किस साथ तरीके। एक कंटिन्यूटी दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आपके ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे ट्रेवल करती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जी जी। तो ये रीजन होता है इसका। तो मतलब सर उस वायर में दो वायर होते हैं ना, मतलब मेन बीच का वायर से अगर बीच हम का होता है मान, वायर मेन। हाँ मेन अगर मान लीजिए वो खराब हो गया, टूट गया, तो हम सिंगल जंपर करके भी कर सकते हैं ना उसको काम। नहीं, उसे लो कम नेटवर्क करोगे ना तो नेटवर्क कम आएंगे आपके। लो नेटवर्क हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब तार, वो तार ही चाहिए क्या सर? चक्कर ये होता है उसमें जो उसका रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है, जो उसका तार होता है वहां पे बहुत इजीली ट्रेवल कर जाता है आपका नेटवर्क। लेकिन आप ऐसा जंपर लगाते हो तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है ना। तो इस करके वहां पे फिर आपके नेटवर्क में वीक हो जाते हैं। ओके सर, ओके। रेडमी नोट 6 यही है ना? नोट 6 प्रो, हाँ शायद यही है। चलिए, कल से सर फिर सॉफ्टवेयर क्लास वो करेंगे क्या? राजन सर कराएंगे आपको। रहूंगा तो मैं भी क्लास में, क्लास वो कराएंगे। सर उसमें कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी है क्या, इसमें डोंगल वगैरह का भी? वो तो खैर वही सारे आपको बताएंगे। बाकी इसमें सब कुछ है आपका, MMC UFS सब है। किधर लगा हुआ है इसका HDR जरा बताइएगा। दूसरी साइड है सर, दूसरी, नीचे चाहिए तो। ये वाला, यही हाँ है। शायद मेरे को वही लग रहा है, कॉपी देखने चाहिए। U1501। नोट 5 प्रो में भी यही होता है। नोट 5 प्रो में भी है। नोट सर 6 प्रो में सबसे ज्यादा तो eMMC का ही प्रॉब्लम है। हम्म, सर सब बोर्ड को चेक करने का कोई तरीका है? किस चीज जो को? जो बता रहे हैं, जो पॉइंट ग्राउंड यही बताता है, उसको चेक करने का कोई तरीका है? देखो ये मैं बताता हूँ आपको कि उसको चेक करने का तरीका यही है कि आपको जो उसका बीच का वायर है वो आपको कहीं से शॉर्ट नहीं होना है। आपका जो उसको वायर निकालते हो ना, उसको एक बार मल्टीमीटर से देख लो आप कि वो कहीं से बीच में शॉर्ट ना हो आपका, ठीक है। बाकी तो उसको आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका DSO होता है वो ज्यादा आपका 100 200 इतने मेगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी को माप सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है आपका हजारों में, तो कहाँ से फिर उस चीज को माप लेगा U1501। तो यही है भाई आपके HDR, ठीक है। देखिएगा अब इस पे जरा। तो ये तो सारे इसके नेटवर्किंग के जो है सेक्शन है यहाँ पर आपके जितने भी दिख रहे हैं, GPS की लाइन है आपकी। हम तो चलते हैं इसकी वोल्टेजेस पर। इसमें बेस बैंड भी होता है। हाँ बेस बैंड होता है इसमें। देखो इस ये जो आपकी HDR IC है, मैं चलिए इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। नोट 6 प्रो, अश्विनी सर, जी वो LCR मीटर आ गया है। आगे कैसा काम कर रहा है?
हाँ, मैंने चला के तो देखा नहीं, लेकिन मीटर तो बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। सर ये 1.8 का लॉजिक नहीं बताया। वो तो काम मैंने आपको दिया था भाई। समझ में नहीं आया। कोई नहीं, चलो डाउट क्लास में बताता हूँ। सर बता रहे थे ना, प्रोग्रामिंग वगैरह में सब में सॉफ्टवेयर में 1.8 ही यूज हो रहा है। देखिए कोई भी चीज हो वो ऐसे ही नहीं होती। पहली बात तो ये है, जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई बहुत सी बार हम सोचते हैं कि ये कैपेसिटर ऐसे ही फालतू में लग रहा है, उसको निकाल देते हैं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो उसके डिजाइनर है ना, उनसे पूछ के देखो कि उन्होंने वो किस काम के लिए लगाया था। हर चीज है मतलब कुछ मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई चीज जो है ऐसे ही हो। अब देखो ये HDR IC है आपकी, तो यहाँ पर इसकी देखिए, यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस दी हुई हैं आपकी। इसके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए इसके आपकी वोल्टेजेस ही हैं, ये आपकी एक तो 1.0, ठीक है, एक 1.8, 1.8, ये L13A है और L20A है, तो आप इसको जंपर नहीं कर सकते, पहली बात ये, ठीक है। L13A 1.0 और इसकी रिक्वायरमेंट है आपकी 1.2। तो वोल्टेजेस किस किस की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, एक तो 1.2 की, एक जो है यहाँ पे 1.0 की, 1.8 की और 1.8 और 1.0, है ना डबल डबल, जैसे WTR में होता है। WTR में किस किस की जरूरत है, 1.0 1.8, यहाँ पे वही चीज डबल दे रखी है आपके। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसके साथ में चलो ये तो इसके वोल्टेजेस हुई सारी, इसके साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी इन्होंने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कहीं ना कहीं पे दे रखी होगी इन्होंने क्लॉक डेटा की लाइन, ये रही, ठीक है। तो एक क्लॉक डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका। देखो आईसी कोई भी हो, मतलब जो I2C बेस आईसी है आपकी, आईसी चाहे कोई भी हो, तो उसको बड़े इजीली जो है किया जा सकता है चेक कि वो जो है काम कर रही है आपकी या फिर नहीं कर रही। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास DSO होना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो डाटा की पिन पर आता है आपका। अगर मान लीजिए कि आप के पास DSO नहीं है तो फिर उसको तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो देखोगे तो ये SDR भी तो आपकी सेम ही है, कुछ इसमें आपका अलग थोड़ा ही आपका है, ठीक है। चलिए, तो अब चलिए इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। माइक्रोस्कोप की दिख रही है भाई स्क्रीन? जी सर। चलिए, एक जो रिफ्लेक्शन पड़ता है इससे बड़ी दिक्कत करता है। दिख रहा है मल्टीमीटर भी? जी सर। चलिए, सही है। उधर
थोड़ा बहुत तो होता ही है यार थोड़ा। चलिए देखो, सबसे पहले बात है कि सबसे पहले हम कंडीशन ये देखते हैं भाई, थोड़ा माइक वाइक का ध्यान दे। देखो सबसे पहले हम कंडीशन ये देखते हैं कि भाई किसका माइक चल रहा है। अगर अपने माइक पे आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं लीव कर दूंगा आपको। चलिए देखो, सबसे पहले हम कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि जब आपका जो है सिर्फ फोन ऑन किया गया हो तो तब यहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेज आपकी बनती है। सारी कंडीशन इसमें देख करके चलेंगे। विदाउट सिम या सिम के साथ में सर? अभी जो है आपका विदाउट सिम है, ठीक है। फिर उसके बाद सिम डालेंगे फिर देखेंगे। तो अभी इस फोन को तो जो है मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। रुकिएगा, तो देखो सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर। वन 1.8 आ गया यहाँ पर आपका, जो इसका यहाँ पे आना है जरूरी है। दूसरा इसका VPH, ये भी आना जरूरी है। अभी सिम नहीं डाली हमने, अगर आपको दिख रहा हो इधर कोई ट्रे वगैरह लग नहीं रही, तो इसका तो जो है आपका VPH और IO यहाँ पे बन चुका है। और इसमें क्लॉक डेटा का यहाँ पे आपके रजिस्टर मल्टीमीटर में देखोगे आप तो इधर तो लगभग 0.3 0.4 वोल्टेज मिलेगी। लेकिन अगर आप DSO पर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सेम उसी तरीके से आपका जो है इस पर जो आपका 2 GPA 3 GPA है, एक तो इस पे यहाँ पे आपका VPH आना जरूरी, तो ठीक है VPH आ गया आपका यहाँ पर 3.7 के आसपास। और एक जो है इस पर यहाँ IO आना जरूरी, तो IO भी यहाँ पर आपका बन गया। फिर आप एक क्लॉक डेटा, ठीक है। मल्टीमीटर में तो आपको सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये है आपका PRX स्विच, प्राइमरी रिसीव स्विच। प्रॉपर्टीज की मैंने आपको बताई थी कि इस पर जो है लगभग आपके 2.8 वोल्ट होनी चाहिए और वो भी जो है आपकी फ्लक्चुएटिंग हो। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वोल्टेज है बट वो फ्लक्चुएट कर रही है, दिख रही है ना आपको, स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। 2.8 नहीं है बस? अरे तो मैंने क्या बताया था आपको, मैक्सिमम वोल्टेज उसकी 2.8 है, वैसे फ्लक्चुएट करती रहेगी वो आपके, अच्छा, ठीक है। जब ये स्टेबल ये कब, ये स्टेबल ये आप, कॉल करते समय स्टेबल होगी ना हाँ सर? जब आप कॉल करेंगे तब स्टेबल होगी। वही सेम यहाँ पे इस पे डाइवर्सिटी रिसीव स्विच पर। सर ये अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ये स्विच काम कर रहे हैं ना? हाँ अश्विनी सर, बोलिए। मैं एक बार कहीं से सुना था कि ये WTR में कौन सा नेटवर्क का आईसी के लिए जो पावर वो मतलब जनरेट करता है, एक पावर आईसी जैसे कोई बोल रहा था, तो वही आपने जो बोला APT पावर, तो वही तो नहीं है क्या वो? APT ही तो मॉड्यूल करता है आपका जनरेट। मैं बताया हाँ, ना वही तो एक आपको कि कोई जो पावर 1.8 बोल है, रहा था तो। मैं बताता हूँ जो 1.8 है आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो दो जगह से आपकी आ सकती है, या तो आपकी पावर से आएगी या फिर आपके APT मॉड्यूल से आएगी। मान देखिए यहाँ लीजिए सर, पर, अगर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपका सेम ही कंडीशन है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है यहाँ पर भी आपके स्विच पर, ठीक है। उसके बाद देखो ये रजिस्टर है यहाँ पर आपका, जिस पर जो है क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज यहाँ पे आपकी आनी चाहिए। कितनी है? लगभग 1.4 वोल्ट के आसपास। लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग स्टेबल सी ही है आपके। दोबारा से मैं करता हूँ इसको ऑन, या ऑफ हो गया फोन। सर अब इसमें सिम डाला है क्या? अभी सिम नहीं डाला।
अभी विदाउट सिम है ये सब। सारी सारी वोल्टेज अभी विदाउट सिम में आ रही सर ना। हाँ अभी सब विदाउट सिम ही है यहाँ पर। सर साथ में ये भी मेंशन करते जाइए ना, अगर ये वोल्टेज नहीं आया सर तो कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। ठीक है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अभी देखो जैसे हम चेक कर रहे हैं फिलहाल इस क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज को, अगर ये आपकी ना आए तो बिल्कुल सीधा सीधा जो है आपकी पावर आईसी पे आप अटैक मारेंगे, अगर ये आपको ना मिले। एक मिनट रुकिएगा मेरा सर वो WTR आईसी के पास में चेक कर रहे हैं क्या? फिलहाल मैं WTR आईसी के पास में चेक कर रहा हूँ। मैंने बताया ना यहाँ पर आपकी 3 वोल्टेज होती है, एक आपकी क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज और बाकी इसकी 2 VREG वोल्टेज। अब देखिएगा है यहाँ पर भी आपकी एक फ्लक्चुएटिंग ही वोल्टेज। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखिएगा ये 2 यहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर लग रहे हैं, इस पर आनी चाहिए 1.0, लेकिन वो ऐसे अभी नहीं आएगी, वो आएगी आपकी जब आप जो है कॉल करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे लगभग आपकी 0 ही है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर आपका। इधर देखोगे 1.8 वाली लाइन पर देखिए वोल्टेज यहाँ पर भी है बट फ्लक्चुएटिंग है आपकी। ठीक है वोल्टेज है बट फ्लक्चुएट कर रही है आपकी। तो अभी आपने देखा कि जब आपकी सिम ना डली हुई तो क्रिस्टल क्लॉक आना चाहिए बट फ्लक्चुएटिंग, ये यहाँ पर कोई 0 वोल्टेज 1.0 तो 0 ही, 1.8 भी फ्लक्चुएटिंग, 2.8 भी फ्लक्चुएटिंग और इधर भी जो है आपका 2.8 फ्लक्चुएटिंग। जो IOVPH है ये यहाँ पे इनका बनना चाहिए इन दोनों आईसी पर। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं इसमें कि जब आपकी जो है सिम डली हुई हो, मैं इसमें सिम लगा देता हूँ। तो अभी इस बार जो हमने इसको ऑन किया है वो किया है विद सिम। तो जब विद सिम इसको ऑन किया तो देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आया। एक मिनट रुकिएगा। देखिए जब यहाँ पर जो है सिम को लगाया हमने तो तब भी जो है यहाँ पे आपकी सेम ही अभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपकी वोल्टेज। यहाँ पर देखेंगे 0 है। मेरा मल्टीमीटर की कुछ प्रॉब्लम कर रही है, 2 मिनट रुकिएगा जरा, इसको मैं ग्राउंड के साथ अच्छे से जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब सिम डाली तो 1.8 स्टेबल हो गए। कंडीशन समझिए आप, दिख रहे हैं सभी को? ये सब देख रहे जब यहाँ पे हैं। आपकी सिम डाली तो 1.8 स्टेबल हो गए, लेकिन ये जो क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज है स्टिल फ्लक्चुएटिंग, दिख रहे हैं अभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपके। इस पर देखे जरा, इन स्विच पर जरा इनके क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जब सिम डाली यहाँ पर बन गए लगभग 2.7 के आसपास, दिख रहे हैं सभी को? जी जी सर दिख रहा है। अब तीसरी कंडीशन की जब हम इस पर कॉल करें
तो फिलहाल कॉलिंग तो इसमें पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये सिम सही काम नहीं कर रही फिलहाल। खैर बाकी कोई नहीं, इतना भी आपको समझ में आएगा होगा। जब कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी 1.0 है आपकी, ये आपकी स्टेबल यहाँ पे बन जाएगी, और ये जो यहाँ पे क्रिस्टल क्लॉक वोल्टेज है ये जो है आपकी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी बात है। अब देखो बात आती है इनमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे आप उसको डायग्नोज करोगे। ये तो चलो वोल्टेजेस वगैरह की बात थी। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि नेटवर्क कम आते हैं आपके, और नेटवर्क आएंगे बट कम आएंगे, जितने आने चाहिए इतने नहीं आएंगे। एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखो जब इस तरह की आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो मैक्सिमम केस में या तो आपके एंटीने से प्रॉब्लम होगी। अगर एंटीने से आपकी प्रॉब्लम ना निकली तो जो ये आपको 2G 3G PA दिख रहा है ना, पावर एम्पलीफायर, तो ये इसकी वजह से आती है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम मैंने बताया वो कांटे वाली, वो देखा हो ना, वो एक एरर वाला एक वो आ जाता है सिंबल। तो वो जो प्रॉब्लम आती है क्लॉक डेटा की लाइन से आती है, अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस हो वो इसकी वजह से आएगी। नो सर्विस आ रहा है आपका, तो सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि WTR पे अटैक करेंगे। सबसे पहले आप नेटवर्क से उसमें जाएंगे, नेटवर्क में वहां पर आप चेक करेंगे एक बार कि मैनुअली वगैरह कुछ सर्च कर रहा है थोड़ा बहुत या नहीं कर रहा। वहां पे डायरेक्ट ही नो सर्विस दे रहा है, फिर आप एक कोड डायल करेंगे। अगर आपके पास ओल्ड मॉडल आ जाए, क्योंकि न्यू जो मॉडल है उसमें तो काम नहीं करेगा, जो ओल्ड मॉडल है आ जाए आपके पास, तो एक उसमें आप कोड डायल करेंगे ये वाला, स्टार हैज 4636 हैज स्टार। ठीक है, ये कोड जो आप डायल करेंगे, जैसे आप इसको डायल करोगे तो एक वो इंजीनियरिंग फोन आपका ओपन हो जाएगा, इंजीनियरिंग मोड। उसमें आप फोन वन की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वहां पे जब भी देखो एक सिंपल सी बात है, WTR अगर खराब होगी ना तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ हो जाएगी और 1.0 भी आपका चला जाएगा। ये एक बड़ा आसान सा तरीका है इसको पहचानने का। समझ में आई बात। एक वो सर तो इंजन, इसके लिए तो डायल करके दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं। कोई फोन हो तो डायल करके दिखा दीजिए सर। अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हेलो जी सर, वीवो के कुछ फोन में FTM मोड ऑफ लिखता है, तो वो कहाँ से प्रॉब्लम होगी सर? क्या आ रही है प्रॉब्लम। FTM मोड ऑफ, जब कॉलिंग के वक्त या कुछ करते हैं तो, लेकिन नो सर्विस दिखता है। आप मॉडल कौन सा है आपका। 91 है। चलिए एक मिनट अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब भी आप ये कोड डायल करेंगे ना, स्टार हैज 4636, यहाँ पर आपके देखिए इस तरह की विंडो एक ओपन होगी। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे दिखे, ये है देखो कोड आपका, स्टार से 4636 हैज स्टार। फिर उसके बाद देखिए, हाँ ये एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका फोन इन्फॉर्मेशन। ये आएगा सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा उसमें, फोन इन्फॉर्मेशन 1। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक डाटा शीट से खुल जाएगी आपके सामने। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये तो 4G, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको रेडियो स्टेटस ऑन। ये इन्होंने नीचे का नहीं दिखा रखा, तो यहाँ पे एक आपका वो होता है स्विच, कि जैसे आप उस पर टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। जब देखिए आपका WTR ऐसी खराब होती है ना, तो ये रेडियो पावर यहाँ पे आपको ऑफ ही मिलेगी। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है WTR IC को पहचानने का, कि भाई ये जो है आपकी खराब है। और दूसरा तरीका देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे जो है आपकी वोल्टेजेस आएगी तो भी नो सर्विस देगा। तो जब WTR आपकी पूरी खराब हो जाती है तब इस तरह की दिक्कत आती है। दूसरी क्या इसमें दिक्कत आती है, आपकी नो सर्विस WTR देगी, आपके वहां पर कुछ वोल्टेज ही नहीं बनेंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि 1.8 वोल्ट बनने थे, तो उस पे जो है आपके 1.8 नहीं बनेंगे। तो उसमें आप डायरेक्ट पावर IC को नहीं उड़ाओगे, वहां पे आप जो पकड़ोगे पहले WTR को पकड़ोगे। जैसे WTR आप दूसरी लगाओगे तो क्लॉक डेटा की लाइन बनेगी सही, और वह प्रॉब्लम जो है आपकी सोल्व हो जाएगी।
वैसे देखिए जब आप इस पे आगे आगे और जो प्रैक्टिकल करेंगे और जो फोनों के आप सिमेटिक्स देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा रीड होंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आपको जो है जो इसका मतलब एक कंसेप्ट था वो सारा का सारा जो है मैंने इसमें आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी और मॉडल्स पे देखोगे जैसे आप सैमसंग वगैरह हुआ और सब हुआ, थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर उसमें कुछ आपको समझ में ना आए तो फिर मुझे